हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे मार्क्सिज्म की। मार्क्सिज्म ये जो पूरी एक थियरी है, ये कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंजल्स के द्वारा 1848 में इसको शुरू किया गया था। दोस्तों, कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंजल्स ने 1848 में द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो नामक एक आर्टिकल पब्लिश कराया और इस आर्टिकल में उन्होंने ऐसी बहुत सी थियरी का जिक्र किया जो कि आज से पहले कभी नहीं देखी गई थी। क्योंकि द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो से पहले पूरी दुनिया के अंदर सिर्फ दो थियरी काम कर रही थी, दो तरह की विचारधाराएं काम कर रही थी। पहली विचारधारा थी कैपिटलिज्म और दूसरी विचारधारा है सोशलिज्म की। कैपिटलिज्म के अंदर जो पूरी दुनिया है उसमें सिर्फ ये बताया गया था, ये लोगों की सोच थी कि इंसान जितना चाहे पैसा कमा सकता है और जिस तरह से चाहे उस तरह से कमा सकता है। यानी कैपिटल, कैपिटल मीन्स धन, पैसा, कि आपको पैसा कमाना है, जितना आप चाहे पैसा कमा ले। और फिर दूसरी बात यह है कि अगर आप मर जाते हैं, आपकी डेथ हो जाती है, तो ये पैसा आपके बच्चों को दे दिया जाएगा और फिर उनके बच्चों को दे दिया जाएगा। तो कहना चाहिए कि जो पैसा है, ये जो धन है, ये जो कैपिटल है, ये आपकी एक प्राइवेट प्रॉपर्टी बन जाती है आपके बाद आपके बच्चों की, और किसी को उसमें कोई दखल नहीं होता। तो कैपिटलिज्म के अंदर आपको ये ध्यान रखना है कि कैपिटलिज्म के अंदर पैसा कमाने के ऊपर जोर दिया जाता है। आप किस तरह से पैसा कमा रहे हैं, इससे किसी को कोई लेना देना नहीं है। जबकि सोशलिज्म के अंदर ये कहा जाता है कि इंसान को पैसा का जो जितने भी पैसे हैं, जो अमीर लोगों का पैसा है, अमीर लोगों का जो धन है, वो गरीबों के अंदर बांट दिया जाए, उसको डिवाइड कर दिया जाए। अब सोशलिज्म के अंदर आपने देखा कि पूरी तरह से सोसाइटी पर बेस है, यानी जो गरीब लोग हैं, जो मजदूर लोग हैं, जो बेसहारा लोग हैं, उनके अंदर उस पैसे को, उस धन को, जो कि एक अमीर इंसान का पैसा है, उसको बराबर बांटना होगा। क्यों? क्योंकि अगर कोई इंसान अमीर बनता है तो वो मजदूरों की बदौलत बनता है, मजदूरों की वजह से वो अमीर बनता है। तो ये हक है इन गरीब लोगों का भी कि एक अमीर इंसान के पैसे को सरकार को गरीबों में बराबर बराबर बांट देना चाहिए। ठीक है, लेकिन अगर हम दोनों थियरी के ऊपर सोचें तो ये दोनों थियरी ही गलत हैं। क्यों? क्योंकि कैपिटलिज्म तो देखो, आपको भी लग रहा होगा कि ये तो गलत ही है, क्योंकि एक इंसान है जो पैसा कमा रहा है, और पैसा कमा रहा है, किसी के पास अगर 100 रुपए हैं तो वो सोचते 200 से 1000 से 2000, वो एक ही इंसान इतने पैसे कमा रहा है। लेकिन दूसरी तरफ एक गरीब तबका ऐसा है जो कि और गरीब होता जा रहा है। तो ये थियरी तो पूरी तरह से गलत है। लेकिन अगर सोशलिज्म के ऊपर आपको लग रहा होगा शायद कि सोशलिज्म सही थियरी, क्योंकि अगर पैसा बराबर बढ़ जाएगा तो सब चीजें खत्म हो जाएंगी, लेकिन ऐसा भी नहीं है। सोशलिज्म के अंदर देखो, बहुत से लोग ऐसे होंगे जो कि वाकई उस पैसे के लिए अहल होंगे, उस पैसे के लिए वो होंगे कि आप उनको पैसा वो देना चाहिए। लेकिन इन लोगों में बहुत सारे लोग ऐसे भी होंगे, जैसे कि कुछ लोग शराबी होंगे, कुछ लोग मक्कार होंगे, कुछ लोग निकम्मे होंगे, कुछ लोग काम नहीं करना चाहते होंगे। तो इस तरह से भी बहुत सारे लोग इनके अंदर जरूर होंगे। तो अगर आप सब लोगों को, अगर एक इंसान शराबी है जो कि पैसे की कमी की वजह से शराब चलो मान लो कम पीता होगा, लेकिन वो तो और ज्यादा ये गलत काम करने लगेगा। ठीक है, तो यहाँ पर भी ये थियरी भी पूरी तरह से सही नहीं है। आप बराबर पैसा कभी भी नहीं बांट सकते। इंसान की मेहनत है, वो जितनी मेहनत करे उसको इतना पैसा दिया जाना चाहिए, लेकिन दोनों ही थियरी गलत हैं। तो कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंजल्स ये कहना चाहिए कि मार्क्सिज्म से पहले ये दोनों थियरी पूरी दुनिया के अंदर काम कर रही थी, कैपिटलिज्म और सोशलिज्म। लेकिन उसके बाद में जब 1820 और 1840 के बीच में एक इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हुआ, तो वहां पर लोगों की जो एक मेहनत का और जो मालिक का जो एक डेफिनेशन थी, यही चेंज हो गई। यानी जो हमारी मजदूर हैं उनकी डेफिनेशन चेंज हो गई, और जो मालिक हैं उनकी डेफिनेशन भी चेंज हो गई। क्यों? क्योंकि इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के अंदर अब मजदूरों की जगह बहुत ज्यादा मशीनों ने ले ली थी, जो टूल्स थे वो आ गए थे, रिसोर्सेज आ गए थे, बड़ी बड़ी कंपनियां खुलने लगी, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां लगने लगी। तो इस तरह से जो मजदूर तबका था वो और गरीब होता चला गया। जिनके पास रिसोर्सेज थे, जिनके पास पैसे थे, उन्होंने तो मशीनें खरीद ली। ठीक है, और मशीनें खरीदने के बाद उन्होंने और मजदूरों को काम पर रखा। फॉर एग्जाम्पल, अगर पहले किसी इंसान के पास 4 मजदूर थे, छोटा काम था, तो वो 4 या 10 मजदूरों से काम लेता था।
लेकिन मशीनों के आने के बाद में, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के आने के बाद में उन्होंने मशीनें ली, और अब जो मजदूरों की उनके पास काम करने की क्षमता थी वो बहुत ज्यादा बढ़ गई थी। किसी के पास 100 मजदूर काम करने लगे, किसी के पास 1000 मजदूर काम करने लगे। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि जो गरीब लोग थे वो और ज्यादा गरीब होने लगे। क्यों? क्योंकि पहले तो मालिक और मजदूर दोनों साथ में मिलकर काम करते थे, तो मालिक को मजदूरी की पूरा वो रहता था कि किस तरह से मजदूरी की जाती है। लेकिन जब मशीनें आ गई, अब मालिक जो है वो बिल्कुल अलग हो गए, उन्होंने काम करना बंद कर दिया। उन्होंने काम केवल आना जाना, पैसे निकालना, पैसे उठाना, ये सब चीजों में उनके दिन जो उनका पूरा समय था वो चला गया। तो इस तरह से यहाँ पर हुआ क्या, जो अमीर लोग थे जिन्होंने रिसोर्सेज लगा लिए, जिन्होंने कंपनियां लगाई, फैक्ट्रियां लगाई, वो बहुत ज्यादा अमीर होने लगे। लेकिन जो दूसरी तरफ जो गरीब तबका था, जो मजदूर लोग थे, वो और ज्यादा गरीब होने लगे। ठीक है। तो इसके बाद में जो कार्ल मार्क्स हैं, उन्होंने वो सब चीज अपनी आंखों से देख रहे थे, और उन्होंने इस चीज को बिल्कुल भी पसंद नहीं किया कि इन गरीब लोगों को और कितना गरीब किया जाएगा, ये तो पहले से ही गरीब हैं। तो इन्होंने इन दोनों को स्टडी किया, कैपिटलिज्म को और सोशलिज्म को। ये वैसे कार्ल मार्क्स जो है वो जर्मनी के फिलोसफर हैं, बहुत बड़े फिलोसफर हैं, और आप कहना चाहिए सामाजिक जो सोशल थिंकर्स होते हैं, सामाजिक चिंतन करते हैं, बहुत ज्यादा उन्होंने वो किया। तो इन्होंने जर्मनी का और जो पूरे वर्ल्ड का जो जितना भी इकोनॉमिक सिस्टम चल रहा था उसको स्टडी किया, डीप स्टडी किया, और इन्होंने पाया कि ना तो कैपिटलिज्म सही है, ना ही सोशलिज्म सही है। तो इन्होंने अपनी, और फिर इन्होंने इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन को अपनी आंखों से देखा, तो उन्होंने कहा कि तो और भी ज्यादा इनके साथ अत्याचार हो रहा है। तो इन्होंने एक नई थियरी की शुरुआत की जिसको बोला जाता है मार्क्सिज्म। और मार्क्सिज्म ये कार्ल मार्क्स के नाम पर ही रखा गया, मार्क्स मार्क्सिज्म, ठीक है, इनके नाम पर इसको थियरी को नाम दिया गया है। तो कार्ल मार्क्स ने कहा है मीन्स ऑफ प्रोडक्शन, यानी जो हम प्रोडक्शन कर रहे हैं, जो भी हमारे उत्पाद है, जो भी हमारा जो आउटपुट है, उस वो किसकी वजह से हो रहा है। अगर बेकरी के अंदर बिस्किट बनाए जा रहे हैं तो मालिक थोड़ी बना रहा है, वो मशीन और मजदूर मिलकर बना रहे हैं। मशीन काम कर रही है और मजदूर, ये दोनों मिलकर काम कर रहे हैं, तो इनकी वजह से ही सारे उत्पाद बनाए जा रहे हैं। लेकिन एक मालिक है जो बिल्कुल अलग बैठ रहता है, बस ऐसे ही रहता है। ठीक है। तो ये जो प्रोडक्शन है, जितना भी उत्पाद है, वो एक मजदूर क्रिएट कर रहा है, मशीन का तो कुछ नहीं। लेकिन जो मजदूर है, आप उनका तो ध्यान रखेंगे, लेकिन होता यह है कि उनका कोई ध्यान नहीं रखा जाता, 200-400 रुपए देकर उनको भेज दिया जाता है। जबकि जो बड़ा फायदा है वो मालिक बिना कुछ किए हुए ही अपने पास रख लेता है। तो ये मीन्स ऑफ प्रोडक्शन है। कार्ल मार्क्स ने कहा कि किसी भी इंसान के पास, चाहे वो कितना ही अमीर क्यों ना हो, प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं होनी चाहिए। प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं होनी चाहिए किसी की भी। ऐसा, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने कोई कंपनी लगाई है और मैंने, मान लो अपनी लाइफ में मैंने 10 लाख रुपए इकट्ठे कर लिए, या मैंने 1 करोड़ रुपए इकट्ठे कर लिए, तो उनको सिर्फ मैं खर्च करूं, उनको सिर्फ मैं यूज करूं, मेरे अलावा जो मेरे बच्चे हैं, जो मेरी औलाद होगी, मेरी संतान होगी, वो उनको खर्च नहीं कर सकती। मेरी मौत के साथ साथ में जितनी भी मेरी प्रॉपर्टी होगी वो गरीबों के अंदर बांट दी जाएगी, डिवाइड कर दी जाएगी। तो कार्ल मार्क्स ने कहा कि प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं होनी चाहिए, इस कंसेप्ट को खत्म कर देना चाहिए। ठीक है। तो ये वर्ड आपको ध्यान रखना है कि प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं होनी चाहिए। अब तक फॉर एग्जांपल अगर मैंने कंपनी में, मेरी कंपनी है और मैंने वहां से 1 करोड़ रुपए कमाए हैं, तो जब मेरी मौत होगी तो जो मेरे कंपनी के जो मजदूर हैं, मेरे 1 करोड़ रुपए उन गरीबों में बांट दिए जाएंगे। क्यों? क्योंकि वो मेरे मजदूर हैं, उनकी वजह से मैंने 1 करोड़ रुपए कमाए हैं। अब मेरा बेटा है, अब मेरा बेटा उस कंपनी की कमान को संभालेगा, तो फिर वो मेहनत करेगा और फिर वो पैसे कमाएगा, और एक समय आने पर वो भी इसी तरह से अपने पैसे गरीबों में बांट देगा। तो प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं होगी, जैसे कि पीढ़ी दर पीढ़ी जो प्रॉपर्टी चलती जाती है, उसको कार्ल मार्क्स ने कहा कि खत्म होना चाहिए। आगे उन्होंने कहा क्लास स्ट्रगल। ठीक है। क्लास स्ट्रगल मैं आपको नीचे समझा दूंगा, यहाँ पर लिखा हुआ है। इसी तरह हैव्स, बुर्जुआजी, कैपिटलिस्ट, हैव नॉट और लेबर। उन्होंने कहा कार्ल मार्क्स ने कि पूरी दुनिया 2 हिस्सों में बटी हुई है। वैसे तो बहुत सारे बिरादरी, जात बिरादरी होती है धर्म से, लेकिन उन्होंने इकोनॉमिकली कहा कि पैसे को लेकर, धन को लेकर पूरी दुनिया 2 हिस्सों में बटी हुई है। एक तो ऐसा तबका है जिनके पास हैव्स, जिनको अभी टर्म याद रखना, हैव्स, कि जिनके पास पैसा बहुत ज्यादा है, उनको हम बुर्जुआजी बोलते हैं और कैपिटलिस्ट भी बोलते हैं। और एक तबका ऐसा है जिनके पास पैसे नहीं है, उनको हम मजदूर बोलते हैं और उनको हम गरीब बोल देते हैं।
कार्ल मार्क्स ने कहा है कि पूरी दुनिया के अंदर क्लास स्ट्रगल चलता रहता है। क्लास स्ट्रगल कैसे कि एक तो यहाँ पर बुर्जुआजी होते हैं और एक यहाँ पर प्रोलेटेरिएट, ये दोनों टर्म भी याद रखना, प्रोलेटेरिएट और बुर्जुआजी। बुर्जुआजी ऐसे लोग हैं जिनके पास पैसा बहुत ज्यादा मात्रा में होता है, जिनको हम अमीर कहते हैं, पैसे वाले कहते हैं। और प्रोलेटेरिएट ऐसे लोग होते हैं जिनके पास पैसा नहीं होता, जिनको मजदूर कहते हैं, लेबर कहते हैं, ठीक है, गरीब इंसान कहते हैं। तो यहाँ पर ये क्लास स्ट्रगल हुआ कैसे, क्लास स्ट्रगल चलता कैसे? देखो, एक अमीर इंसान है, उसका बेटा भी उसी की तरह अमीर बनेगा और उसका बेटा भी उसी की तरह अमीर बनता चला जाएगा। तो ये तो अमीर से अमीर बनेंगे और अमीर, उसका बेटा और ज्यादा कमाएगा और ज्यादा कमाएगा, क्योंकि पैसे को पैसा कमाता है। जबकि प्रोलेटेरिएट, ये जो गरीब लोग हैं, इनके बीच में ये स्ट्रगल है कि ये गरीब है, अब कंपनी इनको सिर्फ इतना देगी ताकि ये पेट भर ले। ना तो ये अच्छा मकान बना सकते, ना ही ये अच्छी गाड़ी रख सकते, ना ही ये अच्छे अपने शौक कर सकते, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो कंपनी इतना ही पैसा इनको देती है ताकि अपना बस अपनी लाइफ को स्पेंड कर सके, बस। तो ये स्ट्रगल अमीरी और गरीबी का हमेशा चलता रहता है, हमेशा से ये चलता रहा, शुरू से लेकर आज तक। आगे कहा है कार्ल मार्क्स ने कि फोर्सेस एंड रिलेशन ऑफ प्रोडक्शन। रिलेशन ऑफ प्रोडक्शन, प्रोडक्शन का मतलब फिर उत्पाद आता है, जो हमारा आउटपुट होता है, जो हमारा रिजल्ट आता है, जो हम बनाकर तैयार करते हैं। कोई भी माल हम जब हम बनाते हैं तो उसका क्या मसला है, उसके क्या बात है, उसके क्या आइडियाज है। तो उन्होंने कहा कार्ल मार्क्स ने कि किसी भी कंपनी में जो भी प्रोडक्शन होता है उसका रिलेशन हमारी लेबर से होता है, हमारी मशीन से होता है, ना कि मालिक से होता। मालिक ने तो एक बार मशीन लाकर लगा दी, लेकिन जितना भी उत्पाद होगा, अब बिना मजदूरों के वो मशीन खुद थोड़ी बनाना शुरू कर देगी, बल्कि उसको भी मजदूरों की जरूरत पड़ती है। तो प्रोडक्शन का जो रिलेशन होता है वो किससे होता है? मजदूरों से। मजदूर मशीन चलाएंगे, उससे उत्पाद बनाएंगे, उन पर नजर रखेंगे, मशीनों पर, हर चीज पर नजर रखेंगे, तब जाकर कोई चीज बनकर तैयार होगी, हमारा आउटपुट निकल कर आएगा। तो एक पूरी कंपनी का जो रिलेशन है वो मशीनों से और मजदूरों से है। तो फिर क्यों एक मालिक उसका बड़ा हिस्सा लेकर रख लेता है? 1000 मजदूर काम करते हैं, उनको दिया जाता है, लेकिन उनका जो सबका जो परसेंट है वो एक अकेले मालिक के पास चला जाता है। एक बड़ी जो इनकम है वो केवल एक इंसान के पास जाते हैं। तो कार्ल मार्क्स ने कहा कि ऐसा क्यों हो रहा है? बनाने वाली मशीन, उनका ध्यान रखने वाले मजदूर और मालिक क्यों इतना बड़ा हिस्सा ले लेता है? उसको भी लेना चाहिए, लेकिन बस थोड़ा सा ही, इतना ही कर ले जितना के मजदूर है, थोड़ा सा ज्यादा। लेकिन बहुत बड़ा हिस्सा जो मजदूरों को ये रख लेते हैं, ये गलत है, इसको उन्होंने गलत कहा। आगे कहा कैपिटल, यानी जो कैपिटल है, कैपिटल के माने फिर धन क्या आते हैं, पैसे क्या आते हैं, कि जो पैसा है वो हमेशा से ही दुनिया को बांट कर रखता है। पैसा किनके पास होना चाहिए और किनके पास नहीं होना चाहिए, ये हमेशा से ही एक प्रॉब्लम बनी रहती है। गरीब आदमी भी चाहता है कि उसके पास पैसा हो, उसके पास भी कुछ सहूलियत हो, कुछ फैसिलिटीज हो, लेकिन कभी भी पैसा उसके पास नहीं हो पाता। क्यों? क्योंकि वो पैसा जोड़ेगा कैसे? जोड़ ही नहीं सकता, वो तो सिर्फ अपना पेट भर सकता है। तो ये एक बहुत ही सीरियस पॉइंट है इस पूरी दुनिया का, कि गरीबों के पास पैसा क्यों नहीं है और अमीरों के पास पैसा क्यों दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है, क्यों लोग इस पर सोच विचार नहीं कर रहे हैं। आगे उन्होंने कहा है सुपर प्लस सरप्लस वैल्यू। सरप्लस वैल्यू आप समझे फाइनल कॉस्ट माइनस इनिशियल कॉस्ट। इसका मतलब ये है कि आप जो किसी चीज को खरीदते हैं और फिर आप उसका कोई सामान बनाकर तैयार करते हैं, जैसे कि आपने बेकरी लगाई, तो बेकरी में क्या है, आपने बिस्किट बनाई, लेकिन आप बिस्किट थोड़ी लाए थे मार्केट से, आप लेकर के आए थे कच्चा माल। क्या था? मैदा थी, चीनी थी, तेल था, इस तरह के जो भी आइटम बिस्किट में लगते हैं। तो आपने कच्चा माल लिया और आपने उसके बिस्किट बनाए, अलग अलग तरह के आपने उसके बिस्किट बना दिए। तो जो आप वो सामान लेकर आए थे, उसकी कीमत में से जो आपने उसको बेचा, वो कीमत घटा देंगे। यानी लेने की और बेचने की जब कीमत को माइनस किया जाता है, तो बीच में जो मुनाफा देखा जाता है उसको बोलते हैं सरप्लस वैल्यू। लेकिन यहाँ पर ये ऐसे क्यों बोले? कार्ल मार्क्स इससे क्या बताना चाह रहे हैं कि आपने कोई चीज कितने में खरीदी और आपने उसको कितने में बेची, ये जो बीच का गैप आएगा, ये सिर्फ और सिर्फ मजदूरों की वजह से आता है। अगर कोई सामान हमने 1000 रुपए का लिया और हमने उसको तैयार कर कर हमने उसको 2000 रुपए का बेचा, तो ये जो बीच का गैप आया, ये मालिक की वजह से आया? नहीं, मालिक की वजह से नहीं आया, ये आया हमारे मजदूरों की वजह से। मजदूरों ने उस 1 रुपए की चीज को 2 रुपए की, और 2 रुपए की चीज को 4 रुपए की, 10 रुपए की चीज को 20 रुपए की जो बनाया है, वो मजदूरों ने बनाया है, हमारी लेबर ने बनाया है। तो क्यों ना हम अपने इस लेबर का ध्यान रखें, इनको क्यों हम इग्नोर कर देते हैं? इनको इग्नोर हमें नहीं करना चाहिए। आगे कहा है लेबर थियरी ऑफ वैल्यू।
यानी हमारी जो लेबर है, हमारी जो मजदूर है, उनकी क्या वैल्यू है, ये भी कार्ल मार्क्स ने बताया है कि लेबर की बहुत ज्यादा वैल्यू एक मालिक को समझनी चाहिए, क्योंकि बिना मजदूर के, बिना लेबर के, बिना इन गरीब लोगों के आप कुछ कर ही नहीं सकते। ठीक है। मालिक की जो लाइफ बहुत ज्यादा लिमिटेड होती है, वो सब्जी नहीं लेने जा सकता, वो मार्केट से कपड़ा नहीं खरीदने जा सकता, वो अपने ऑर्डर को लेने मार्केट नहीं जा सकता, वो खुद से अपनी कंपनी में खुद से भी काम नहीं कर सकता। सारे काम गरीब लोग करते हैं, घर पर ऑर्डर गरीब लेकर आ रहे हैं, कंपनी में काम गरीब लोग कर रहे हैं, जितने भी सामान है उनको उनका लाना ले जाना ये सब गरीब लोग कर रहे हैं, लेबर कर रही है। तो आप इन गरीब लोगों की वैल्यू को आपको समझना होगा, इनकी जिंदगी से जुड़े हुए जो समस्याएं हैं आपको उनको भी समझना होगा, इनकी बीमारियों को भी समझना होगा, इन से जुड़ी हुई सारी चीजों का आपको समझना होगा। क्यों? क्योंकि इन लेबर की, इन मजदूरों की बहुत ज्यादा वैल्यू होती है। ठीक है। तो यहाँ पर लेबर की वैल्यू की बात की है कार्ल मार्क्स ने। एक्सप्लॉयटेशन, एक्सप्लोइटेशन मीन्स जो किसी का उत्पीड़न होता है, किसी के ऊपर जो जुल्म किया जाता है, उसको बोलते हैं एक्सप्लोइटेशन। कहा है कार्ल मार्क्स ने कि कई बार जब कंपनी में ये लोग काम करते हैं तो इनको एक्सप्लोइट किया जाता है। कई बार तो ये खुद ही किसी दुर्घटना का शिकार हो जाते हैं। फॉर एग्जांपल किसी का हाथ कट जाता है, हाथ से प्रॉब्लम, किसी का पैर कई बार मशीन में आ जाता है, किसी को कई बार इनके जो है ये मर तक जाते हैं काम करते हुए। तो कई बार इनको मेंटली भी टॉर्चर किया जाता है। फॉर एग्जांपल बेकरी में काम चल रहा है और मजदूर हमारी बिस्किट बना रही है, मान लो कि वो बिस्किट हमारे खराब हो जाते हैं, सही से नहीं बन पाते, तो क्या होता है, इनको मेंटली भी टॉर्चर किया जाता है। आपको ऐसा करना, देखो एक तो हो गया समझाना, लेकिन इनको एक्सप्लॉइट किया जाता है। ठीक है। कई बार इनके साथ मारपिटाई भी की जाती है। तो एक्सप्लॉइटेशन नहीं होना चाहिए मजदूरों का। क्यों? क्योंकि इनकी वैल्यू है, इनकी वैल्यू को समझना होगा। देखो गलती इंसान से होती है, आप उसको दोबारा मौका दे, दोबारा मौका दे, क्योंकि इनके बिना आप अधूरे हैं। आप इनका एक्सप्लॉइटेशन नहीं कर सकते, ना तो फिजिकली, ना मेंटली, और इकोनॉमिकली भी नहीं कर सकते। अगर आप 10 रुपए कमा रहे हैं तो आप उसमें से 3 रुपए रख दे, बाकी देखो मजदूर तो बहुत सारे होते हैं, तो आप अगर 2% भी रखेंगे तो बहुत ज्यादा आपके लिए हो जाएगा, लेकिन मजदूरों में जो बटेगा वो तो बहुत सारे होते हैं। ठीक है। तो मजदूरों को आप इकोनॉमिकली, फिजिकली और मेंटली कभी भी एक्सप्लॉइट नहीं कर सकते, कार्ल मार्क्स ने कहा है, नहीं हक है किसी को करने का। और इनका जो नेक्स्ट टर्म है क्लास कॉन्शियसनेस। क्लास कॉन्शियसनेस में कार्ल मार्क्स ने बताया है कि देखो कई बार जो कॉन्शियसनेस हमारे हमारे दिमाग, हमारा जो जहन होता है, कि ये जो क्लास कॉन्शियसनेस है कई बार ये हमारी पहचान बन जाती है। फॉर एग्जांपल अगर मैं मजदूर हूँ, मेरा बेटा भी मुझे देखकर मजदूर बन जाएगा, उसका बेटा भी उसको देखकर मजदूर बन जाएगा, तो हमारी ये पहचान बन जाएगी कि हम गरीब हैं, हम कैसे हैं, हम लेबर हैं, हम लेबर के रूप में चुने जाने लगेंगे। और मान लो कोई इंसान अमीर है, किसी की कंपनियां हैं, फैक्ट्रीज है, तो उसकी अलग ही पहचान बन जाएगी। क्या पहचान बनेगी कि भाई ये तो पैसे वाले लोग हैं, और हम गरीब हैं। तो कई बार क्लास कॉन्शियसनेस एक इंसान की पहचान, उसका पेशा बन जाता है। ठीक है। उसकी अमीरी गरीबी भी उसकी पहचान बन जाती है, गरीबों को गरीबों के रूप में जाना जाने लगता है, और जो अमीर है उनको अमीरों के रूप में जाना जाने लगता है। गरीबों के साथ में गरीबों का सलूक किया जाता है और अमीरों के साथ में अमीरों वाला सलूक किया जाता है। ये कहा है कार्ल मार्क्स ने कि हमारी पहचान बन जाती है। ठीक है। आगे इनके दो वर्क हैं जो काफी इंपॉर्टेंट हैं। पहला है दास कैपिटल और दूसरा है ओरिजिन्स ऑफ द फैमिली, प्राइवेट प्रॉपर्टी एंड द स्टेट। 1884 में इसको कार्ल मार्क्स ने पब्लिश कराया था। ठीक है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि लेकिन कार्ल मार्क्स जो थियरी है ये ज्यादा दिन तो नहीं चली, थोड़े दिन बाद ये खत्म हो गई थी। इसके जो दूसरे जो इसके निगेटिव पॉइंट्स थे वो निकल कर सामने आने लगे थे। कार्ल मार्क्स ने कहा था कि किसी की भी कोई प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं होनी चाहिए, उसकी मौत के बाद में उसको उसके लेबर में बांट देना चाहिए, गरीबों में बांट देना चाहिए। लेकिन यहाँ ये भी देखा गया है कि मान लो अगर मैं किसी कंपनी का मालिक हूं, मेरे पास 1 करोड़ रुपए हैं और मुझे ये पता है कि मेरी जो प्रॉपर्टी है वो गरीबों में बांट दी जाएगी, तो मैं क्या करूंगा, बहुत ज्यादा खाना खाने लगूंगा, बहुत ज्यादा पीने लगूंगा, बहुत ज्यादा ऐशो आराम करने लगूंगा। तो एक तरह से हम अपने पैसों को बर्बाद करने लगेंगे, क्योंकि मुझे पता होगा कि मेरी प्रॉपर्टी तो बांट दी जाएगी गरीबों में, और मुझे ये चाहिए नहीं, क्योंकि मैंने तो बहुत मेहनत से अपना पैसा कमाया है या बनाया है पैसे को। तो इस तरह से जो अमीर तबका है, जो पैसे वाला तबका है, वो इस धन को, दौलत को बर्बाद करेगा।
इसको एक्सप्लॉइट करेगा पैसे को, तो ये बहुत बड़ी बात थी जो कि निकल कर सामने आई। इनकी थियरी को अगर लागू किया जाए पूरे तरीके से तो यही होगा। अगर मेरे करोड़ रुपए हैं, मेरे पास 10 लाख रुपए हैं और मुझे पता है कि मेरी मौत के बाद मेरे गरीबों में जाएंगे, तो बहुत कम लोग ऐसे होंगे जिनके इस बात को पसंद करेंगे। ज्यादातर लोग इसको दूसरे रास्ते में खर्च करना शुरू कर देंगे। ठीक है, तो इस तरह से और भी बहुत सारे इनके नेगेटिव जो पॉइंट है जो निकल कर सामने आए धीरे धीरे। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये जो यहाँ पर की कंसेप्ट हैं, जो कि इम्पोर्टेंट कंसेप्ट हैं, इनको आपको याद रखना है, क्योंकि ये मार्क्सिज्म के अंदर यही आएंगे। अगर आपको ये याद है तो आप पूरी थियरी को जो है समझ लेंगे और जान लेंगे। तो आज के लिए इतना काफी है। सुनने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।